नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। जो हमारी पिछली कक्षा चल रही थी 2016 आरएएस प्रीलिम्स का जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज करेंगे हम 61 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन कक्षाओं का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरपीएससी हर बार रिपीटेड करता है या उनसे ही नए तथ्य बनाने का प्रयत्न करता है। तो चलिए करें शुरुआत। सब बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो पहला क्वेश्चन, माफ़ कीजिए, मैंने पिछली बार जो आपको क्वेश्चन नंबर 58 था, क्वेश्चन नंबर 58 था, उसके अंदर आपको अनुप्रति योजना के बारे में बताया था। और अनुप्रति योजना के बारे में मैंने बाद में देखा, तो माफ़ करना, इसके अंदर कोई भी कथन सत्य नहीं था, क्योंकि हमने पहले इसमें सॉल्यूशन जब हमने डिस्कस किया था तब हमने देख लिया था कि जो यूपीएससी और आरएएस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये योजना क्या करवाती है, एक मिनट, उनके लिए क्या करवाती है ये योजना, अनुदान देती है। यानी यूपीएससी वालों को 1 लाख देती है और आरएएस वालों को 50,000 का अनुदान देती है। 3 शिफ्टों के अंदर जैसे आप प्री पास करोगे 65,000, जैसे ही आप मेंस निकालोगे 30,000, और लास्ट के आपके जो 5,000 बचे हुए हैं वो किस पर मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपके इंटरव्यू पर। ठीक है, इंटरव्यू पे कितने, 5,000। मेंस की बात करें, मेंस पर आपको मिलेगा 30,000, और आप अगर प्री पास करते हो तो आपको मिलेंगे 65,000। ठीक है, तो ये तो था यूपीएससी के संबंध में। ठीक है ना, किसके संबंध में, यूपीएससी के संबंध में। फिर हमने आरएएस के संबंध में बात की थी कि इस पर टोटल जो वहन किया जाता है वो किया जाता है 50,000 का, कितना, जिसमें से 25 आपको प्रीलिम्स पास करने पर दिया जाएगा, आगे आपके 20,000 हैं आपके मेंस पास करने पर दिया जाएगा। ठीक है, और बचे हमारे 5 ये इंटरव्यू पर दिए जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी टोटल राशि हो जाती है 50,000, और इसकी टोटल राशि हो जाती है, वो हो जाती है 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर जो चारों कथन दिए गए थे वो इनमें से कोई सा भी मैच नहीं करता है। ठीक है ना, ये अनुप्रति योजना के बारे में। तो ये जो बोनस था, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 61 के साथ में हैं, और इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। और ये पूछा गया है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, यानी मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ेगी। तो आप सभी को पता है मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास में एक तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक मात्रा में पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्यधिक मात्रा में पैसा हो जाएगा, तो उनके अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। अब उनको कंट्रोल में करने के लिए किसके द्वारा ये दर को कम किया जाता है। तो जब भी मुद्रास्फीति का नाम आता है, सबसे पहले मुद्रास्फीति का नाम आते ही आरबीआई के पास जाना है। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी हमने बात कर ली, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, पढ़िए, बैंक दर कम कर दी जाती है, रिवर्स रेपो दर कम कर दी जाती है, वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाता है, या रेपो रेट बढ़ा दी जाती है। अगर आपको मुद्रा स्फीति की दर बढ़ती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा कि जो बैंक दर है उसको क्या कर दिया जाएगा, बैंक दर को कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या है, पैसा कम जाएगा लोगों के पास में, उनके खर्चा कम होंगे। तो इस प्रकार से आप मुद्रास्फीति की दर को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल आप साथ में आंसर देते रहें। आगे देखिए, यह हालांकि क्वेश्चन डिस्कस करने लायक नहीं है, पर जो तथ्य बनते हैं, क्योंकि ये 2016 में पूछा है और 15 के आंकड़े पूछ रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है, पर फिर भी विचार करेंगे हम। अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का स्थान उस समय देखो 128 देशों में से 130वां था। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, इसको याद रखना, जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इसको विशेष याद रखना आप, यूएनडीपी के द्वारा इसको प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है ना, और इसके लिए जो आधार रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो जीवन प्रत्याशा, क्या, पहला जीवन प्रत्याशा, सेकंड शिक्षा, और थर्ड प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। तो बिल्कुल इसके लिए 3 मापदंड रखे गए हैं, एक तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम उस देश की कितनी है, वहाँ के जो 7 से लेकर या 15 वर्ष से लेकर के अधिक के व्यक्ति हैं वो कितने शिक्षित हैं,
और तीसरा जीवन प्रत्याशा, यानी वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है, वो सुख सुविधाएं वो कितनी देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल यूएनडीपी के द्वारा विकसित की जाती है और 3 मापदंड रखे जाते हैं। और ये चीज़ तो आज भी देखने को मिल रही है कि ब्रिक्स अन्य देशों के मुकाबले में भारत निम्नतम स्थान पर है और आज भी चल रहा है ना, जो ब्रिक्स समूह है उसके सदस्य देशों से, ठीक है ना। तो उस समय के हिसाब से हम देखा जाए तो उस समय के हिसाब से ये तीनों ही सही थे, पर ये ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा नहीं मैं इसको, क्योंकि पुराने आंकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 63। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं, इनको किसके आधार पर अनुमान किया जाता है? क्या एनएसएसओ के द्वारा, सीएसओ के द्वारा, जो परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे के पर, और परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर। थर्ड है योजना आयोग के परिवारों के उपयोग व्यय पर और एनएसएसओ के परिवारों के आय के सर्वेक्षण पर, ठीक है ना। एनएसएसओ जो कि हमारे यहाँ पर परिवार के जो उपभोग व्यय हैं, यानी परिवार कितने पैसे खर्च कर रहा है, यानी एक परिवार अपनी एक वर्ष के अंदर एक निश्चित अवधि के अंदर कितना खर्च कर रहा है, उसके आधार पर नेशनल स्तर पर जो काम करता है वो एनएसएस आंकड़े जुटाता है। अब एनएसएस आंकड़े तो जुटा लिए, अब एनएसएसओ इनको प्रदर्शित नहीं करेगा, इनको प्रदर्शित करेगा सीएसओ। कौन? सीएसओ। और सीएसओ इनको प्रदर्शित करता है कैसे कि जैसे हमने मान लिया इस देश के कुल उत्पाद को उसकी जनसंख्या से, यानी वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या से क्या दे दिया जाएगा? भाग दे दिया जाएगा और फिर पर कैपिटा इनकम को निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो सीएसएसओ किसके आधार पर निकालता है? एनएसएसओ के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा? जो अनुमानित बेरोजगारी और गरीबी किस पर आधारित है? तो एनएसएसओ के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। चलिए 64 बेहद अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके करों से लेकर के पूछा गया है। मैं बात करूं आपसे जीएसटी, किसकी? जीएसटी की। इसको 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया है और ये कैसा कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। इसके 3 भाग होते हैं, एक एसजीएसटी, एक सीजीएसटी, दूसरा कौन सा होता है? सीजीएसटी, और एक आईजीएसटी, ठीक है ना। ये 3 ही हैं जो इसके भाग होते हैं। एक सेकेंड, सीजीएसटी और एक आईजीएसटी। जीएसटी के कितने भाग होते हैं? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2017 से ये जो वैट था, वैट को समाप्त करके हमारे यहाँ पर जीएसटी लागू कर दी जाती है। और इसको सर्वप्रथम लागू करने वाला जो राज्य था वो तेलंगाना था, उसके बाद में यानी नियम बनाने वाला और लागू करने वाला था असम, ठीक है ना। नियम किसने बनाया था? तेलंगाना ने, लेकिन लागू किसने किया था? तो वो असम ने किया था। चलिए, भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान देना है। और क्या कह रहा है कि राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन सा एक सही है, यानी बड़ा 10 से 1 की ओर चलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अधिक किससे कर आता है? तो हम सभी को पता है सबसे अधिक आता है निगम कर से। किससे? निगम कर से। सेकंड आता है आपका आय कर से। थर्ड आता है आपका संघीय उत्पादन से 1, 2, 3 और चौथा आता है आपका सेवा कर से। देखिए कहीं है पहला है आपका आयकर से और दूसरा है निगम कर से। माफ करना जल्दबाजी में। आयकर से पहला आता है इनकम टैक्स से पहला कर आएगा, ठीक है ना। तो पहले पर निगम कर 1, यानी 2 पहले पर और तीसरे पे आयकर और चौथे पर उत्पादन और 5वें पर सेवा कर। बिल्कुल पहला वाला सही था, ठीक है। पहले वाला क्या था हमारा? सही था। यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित हो गया था, चलिए माफ़ कीजिए मुझे इसके लिए। तो ये आपका क्या होता है? राजस्व कर के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, चलिए बताइए। ये पूछ रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो हमको बताना है। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागतों के बराबर होता है या न्यूनतम
न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत से अधिक होता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत से कम होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत के स्वतंत्र होता है। देखिए इसके लिए एक संस्था के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा एक योजना के माध्यम से ये निर्धारित किया गया कि जो आपकी लागतें हैं, कृषि पर आने वाला व्यय है, उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा अधिक रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? हमेशा समर्थन मूल्य सही आगे रखा जाएगा। यानी आपकी MSP से क्या होगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या होगी? हमेशा अधिक C2 से लागत से अधिक होगा। यानी C2 लागतें क्या होंगी? कम होंगी और इससे अधिक क्या होगा? MSP। यानी आपने लागत लगाई यहाँ 100 रुपये, तो आपको MSP के तौर पर 110 ही दिए जाएं, लेकिन इससे अधिक दिए जाएंगे। तो बिल्कुल वही हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक होगा C2 लागतों से। ठीक है ना? C2 लागतें क्या होती हैं? जो कृषि पर आने वाला व्यय होता है। चले आगे, बढ़िया, अच्छी लग रही क्लास? वेरी गुड। चलिए तो पढ़िए, भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। ठीक है, फाउंड आउट करो जल्दी से। भारत का व्यापार संतुलन 1949 से 2015 तक संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था? नहीं था। भारत का व्यापार संतुलन 1950 से 2015 तक संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक था? नहीं था। आगे चलिए, आगे कह रहा है हमसे, भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 1976-77 के 2 वर्षों को छोड़कर जब यह धनात्मक था। बिल्कुल, हम बात करते हैं 1972 से 70-30 की, और बात करते हैं 1976 से लेकर के 7 तक। ये वो 2 वर्ष हैं जब ये भारत का व्यापार था वो क्या था? पॉजिटिव था, यानी धनात्मक था, यानी इसमें फायदा हुआ था। ठीक है ना? तो और बाद बाकी 1950 से लेकर 2015 तक की अवधि के लिए संपूर्ण ऋणात्मक था। भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 तथा 1976 को 2 वर्षों को छोड़कर जब ये ऋणात्मक था, 1950 से लेकर के संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक था। बस ये 2 ही वर्ष हैं जब ये हमारे कौन से? 72-73 और 76-77। याद रखना, 72-73, 76-77, 72-73, 76-77, ये दोनों ही सालों में क्या रहा था? धनात्मक, इसके अलावा ऋणात्मक। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ये उस वक्त की अच्छी खासी पहल थी। पहल, इसका नाम ही पहल था, और पहल ने क्या कहा? पहल योजना के संबंध में सही उत्तर का चुनाव करना है। ये जाम का प्रथम प्रकार है, जैसे जन आधार, ठीक, ए से आधार, ठीक है, सॉरी, जन से जनधन के खाते खोले गए थे। ठीक है, और एम से था मोबाइल। तो बिल्कुल ये इसका बिल्कुल सही है, ये जाम पर प्रथम प्रकार था। यह DBT यानी डायरेक्ट वाउचर ट्रांसफर के माध्यम से LPG अनुदान को हस्तांतरण करती है। बिल्कुल, जो LPG पर आपको गैस प्रोवाइड करवाए गए थे उसके तहत जो DBT दी जाती है उसको डायरेक्ट ट्रांसफर आपके अकाउंट में कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करूं, ये उपभोक्ताओं के बैंक खातों में LPG का अनुदान सीधा हस्तांतरण करती है। बिल्कुल करती है। तो ये सभी के सभी कथन पहल योजना के संबंध में सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पहली योजना की बात करें, ये जाम प्रथम प्रकार था, जिसमें जैसे हमें क्या याद रखना था? जैसे याद रखना था हमें क्या? जनधन। M से याद रखना था मोबाइल, और A से याद रखना था आधार। दूसरे में बात करें, ये DBT के माध्यम से सीधा ट्रांसफर करती है। ठीक है ना? और LPG सिलेंडर का जो आपकी सब्सिडी आती है उसको आपके खाते के अंदर भेजती है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, 1951-52 से 2015-16 की अवधि के लिए किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि सर्वाधिक रही थी? वो आपको बताना है। खैर, आप काम दाम का तो है नहीं अपने पर, छोड़ो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए, ये क्वेश्चन हमने 2018 में भी देखा था, अब भी आ गया। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 18 में पढ़ के आए थे ना? बिल्कुल। तो कौन सा रखा था? मैंने बताया था ये 100 के आधार पर निकाला जाता है, 100 के आधार पर निकाला जाता है, और 1999 से 2000 रखा गया है, और 100 के आधार पर ये थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। वेरी गुड। चले आगे, ये हालांकि काम का नहीं है फिर भी पढ़ेंगे। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में वृद्धि के लिए लक्ष्य क्रमश निर्धारित थे। उस समय 3, 5, 8
और 9.5, यानी कि आपका कृषि के लिए तो कितना रखा था 3.5, उद्योग के लिए 8% और सेवा के लिए 9.5% रखा गया था। ठीक है, चलिए बताइए, ये तो सबको आना ही चाहिए, पढ़ लो आप एक बार भले से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान लिंगानुपात 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है, वो बताना है। ठीक है, बताइए। देखिए पहले से चलते हैं हम। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। देखिए राष्ट्रीय की बात करते हैं हम, यानी इंडिया की बात करते हैं तो 943, और जब हम बात करते हैं राजस्थान की तो कितनी है 928, कितनी है 928, यानी इससे क्या है 15 कम है। ये कथन सही है, बिल्कुल। आगे 2011 से राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 100 से 1000 से कम था, बिल्कुल 1000 से कम था, क्योंकि हाईएस्ट डूंगरपुर का था 994। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ एक पाली है जिसका 1003 है, सही है ना, तो ये भी सही क्या हो गया, सही। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन 4। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। क्या कम था? नहीं, कुछ का अधिक था। तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, ये गलत है। तो हमारे कितने सही हो गए, 3, 1 2 3। जनसंख्या को विशेष ध्यान रखना, जनसंख्या हमेशा अच्छे क्वेश्चंस देती है। चलिए बताइए, राजस्थान की कपूर्ड़ी झालीपा तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए और इन परियोजनाओं के बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए, ये विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। कपूर्ड़ी झालीपा बाड़मेर के अंदर लिग्नाइट पर आधारित है या नहीं है? एक तो बरसिंहसर लिग्नाइट पर आधारित और एक कपूर्ड़ी झालीपा। बरसिंहसर बीकानेर वाली है, ठीक है ना, याद रखना। और ये परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। ये निजी क्षेत्र विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है, बिल्कुल निजी क्षेत्र के द्वारा। जो वेस्ट एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, द वेस्ट एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा स्थापित की जा रही है। तो यानी कि दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, सही। एक याद रखना, बरसिंहसर कहाँ, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। और ये भी किस पर आधारित है, लिग्नाइट पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपसे, 73। यहां से हम 1-2 क्वेश्चन और अच्छे पढ़ेंगे फैक्ट से, ठीक है ना। देखो यहां पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? बताइए कौन सी है वो। ऑप्शन ए विश्व बैंक, दूसरी जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्था, एशियन विकास बैंक, KfW जर्मनी। मैं बात करूं विश्व बैंक की, विश्व बैंक से क्वेश्चन पूछा था, विश्व बैंक के सहयोग से और इंडिया के, विश्व बैंक और इंडिया, इन दोनों के सहयोग से क्या चलाया जा रहा है, इन दोनों के सहयोग से क्या चलाया जा रहा है। तो हम किसकी बात करते हैं, तो ये आपका चलाया जा रहा है क्या, बताओ फटाफट। 23 में भी क्वेश्चन आया था हाल ही में, याद है किसी को? बिल्कुल, अटल भूजल योजना। क्या चलाई जा रही है, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, गिरते भूमिगत जल के स्तर को रोकना है। और इन दोनों की हिस्सेदारी 50-50%, वेरी गुड, 50-50%, ठीक है ना, सॉरी माफ करना। चलिए आगे बताइए। तो हमको ये वाला बताना है। एक जापान की बात करें, जापान की जीका के द्वारा नीम राणा में फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कहाँ पर, नीम राणा में, ठीक है, वेरी गुड। और ये जो चलाई जा रही है ADB के द्वारा, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है ना, याद रखना। चलिए नया सवेरा हो गया। और नया सवेरा क्या कह रहा है, नया सवेरा कहता है हमसे कि डोडा पस्त नया सवेरा है। नया सवेरा क्या है वो हमको बताना है। चलिए बताइए नया सवेरा क्या है। तो नया सवेरा मैं आपको बताना है, डोडा पोस्ट से नशा मुक्ति कार्यक्रम है, बिल्कुल। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, बिल्कुल। शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, बिल्कुल। तो ये सभी के सभी, क्योंकि जो नया सवेरा है इसको अलग अलग बार अलग अलग थीमों के साथ चलाया गया था।
तो उसकी सारी की सारी थीमें रखी गई थी। कई बार डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम रखा गया, कभी तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम रखा गया, कभी शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम रखा गया। ठीक है, चलिए आगे। मुख्यमंत्री साहब से बताइए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? सितंबर 11, सितंबर 10, 2 अक्टूबर 11, 2 अक्टूबर 2010। फटाफट बताइए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना बिल्कुल कौन सी है? 2 अक्टूबर 2011 से। नेक्स्ट है आपका 76 वाला। भामाशाह योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया के नाम पर भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। बिल्कुल, भामाशाह जब कार्ड योजना आई थी, इसी का आजकल हमें जन आधार जो देखने को मिलता है, इसी का नया रूप है। जब वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने भामाशाह कार्ड चलाया था। उसमें जो महिला होती है वो घर की मुखिया होती है। ठीक है ना, ये ठीक था। भामाशाह कार्ड महिला खाते के से जोड़ा जाता, बिल्कुल जोड़ा जाता। विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थियों के बैंक के खातों में हस्तांतरण किया जाता, बिल्कुल किया जाता। सभी गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक के खाते में हस्तांतरित किया जाता था। बताइए कौन सा सही है? 3 तो सही है ना। और ये जो नगद खाते हैं इसको पढ़ लीजिए। ऑल नॉन कैश बेनिफिट्स विल आल्सो बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियर, यानी कि जो आपके जो गैर नगद लाभ हैं उनको भी लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया जाता था, नहीं किया जाता था। ठीक है ना, तो 1, 2, 3 सही है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 77। देखिए, मैं 58 पे जिस क्वेश्चन की बात करके आया था, पहले ही हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में कल बता दिया था। अब उससे क्वेश्चन है ये वाला, सेम टू सेम। बताइए अब आंसर। अब तो बता ही सकते हो, मैंने इतना तो बोल ही दिया। बताइए। यानी राजस्थान के क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल परीक्षा राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा ITI, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिल्कुल, हम इसकी बात करके आई गए, अनुप्रति कोचिंग योजना। चलिए तो आगे आपके सामने 78 कह रहा है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है। बताइए। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, स्टेट मिनिस्ट्री न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, सेंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? बिल्कुल, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन। आगे बेहद प्यारा क्वेश्चन बताएंगे आप सभी, मोस्ट है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? 36, 33, 31 और 29। कितने हैं? बिल्कुल, कितने हैं? तो 36 जिला कार्य उद्योग केंद्रित हैं और 8 उपकेंद्र भी बनाए गए हैं। कितने? 8 उपकेंद्र भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? बालिका जन्म को प्रोत्साहन करना। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था शुभ लक्ष्मी का? इसका था मातृत्व दर को बढ़ाना। ठीक है, तो बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना देना है। बाल विवाह को रोकना, बिल्कुल है। बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल है। गर्भवती महिलाओं की सहायता करना, ये नहीं था। ठीक है ना, इसका ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट, आगे आपकी साइंस। कैल्शियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का नाम रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। बताइए कौन सा? सोडियम कार्बोनेट कौन सा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं मैं आपसे, तो ये आपके जो खड़िया, चौक खड़िया वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह सोडियम कार्बोनेट का उपयोग आपको पता है, धावन का सोडा, इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसकी हम बात करें तो कौन सा होगा रासायनिक सूत्र बेकिंग सोडा का? NaHCO3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का बहुत ही अच्छा आ रहा है आपके बीच, बताने का प्रयत्न करें। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। अगर हिंदी में प्रॉब्लम आए तो इंग्लिश में देख लेना है ना। सोलर एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, जियोथर्मल एनर्जी से। फोटोवोल्टिक सेल इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। कौन से है? बिल्कुल फोटोवोल्टिक सेल है वो किससे है? सौर एनर्जी से। मैं थोड़ी सी पवन ऊर्जा की बात कर लूँ। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा की राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है, और एक सौर ऊर्जा की, किसकी? सौर ऊर्जा की भी संभावना अधिक देखने को मिलती है। इसके अंदर आप भड़ला सोलर पार्क देखोगे जो राजस्थान का सबसे बड़ा है, ठीक है ना। आप नोक के अंदर भी स्थापित किया जा रहा है। चले आगे। ये उस टाइम का नवीनतम था, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा इजी सा लगता है कि द लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 इज नेम्ड एज किटकैट, लॉलीपॉप और मार्शमेलो एंड जेली बेन। कौन सा था बताएं? कौन सी थी? बिल्कुल कौन सा था उस टाइम का? मार्शमेलो, उस टाइम का एंड्रॉयड वर्जन था 83 वाला। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें हम 84 की। किसकी? 84 की। और 84 में हमसे क्या पूछ रहा है? उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? बताइए भाई, भारत का प्रथम जिला कौन सा था जो उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला प्रथम जिला था? बिल्कुल, चाय पी लूं? कौन सा था? बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटक का बेंगलुरु, या मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, केरल का इडुक्की जिला, महाराष्ट्र का पुणे। तो कौन था? केरल का इडुक्की जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं। देखिए इसरो से क्वेश्चन हर बार उठाए गए हैं और हर बार उठाते भी रहेंगे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल के उपचार में किया जाता है। इसका उपचार किस में किया जाता है? ल्यूकोडर्मा के में। किस में किया जाता है? ल्यूकोडर्मा के उपचार में। चलिए ये क्वेश्चन खैर हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य से थोड़ा सा ठीक नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं। नहीं तुम कहो तो बताओ आंसर। चलो देख लो तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल देख ले। चलो मैं बता देता हूँ आंसर तो, पर क्या ही करना, अपने काम का नहीं। अब तो 23 वाले पढ़ो और 24 में उनको पढ़ो। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 SLV रोहिणी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरे की बात करूं मैं, दूसरा किया गया था आपके SROSSC के द्वारा। और तीसरे की बात करूं ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान चंद्रयान के द्वारा। और आपका चौथे में है D एजुसैट के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल आज नहीं कर रहे हम, मैथ्स रीजनिंग छोड़ेंगे है ना। कारण है क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के अच्छे से सॉल्यूशन करवा के डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना जल्दी सॉल्यूशन हो नहीं पाता। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? बताइए। INS शिशुमार, INS साल्की, INS चक्र, INS सिंधुवीर। कौन सी है? तो आवाज आ रही है क्या? आ रही है? ठीक है मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुकना। INS चक्र कौन सी है? ये हमारी क्या है? भारत के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है। आवाज आ रही है क्या? चेक करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 और 88 आपसे क्या कह रहा है बताइए फटाफट, क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। अभी भी पूछा गया था 2023 में अस्त्रा के बारे में, तेजस से जो अस्त्र मिसाइल का किया गया था कि बिहाइंड विजुअल रेंज में जो हवा से हवा में सतह में मार करने वाली रेंज है वो कौन सी है, अस्त्रा। इससे पहले 18 में भी पूछा गया था, ठीक है ना। निम्न में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। CSC-17 ग्लोब मास्टर थर्ड, इल्यूशन सेकंड, ये सेकंड है 76, इल्यूशन सेकंड 78 और C-130 से सुपर हार्यूलेक्स जो अमेरिका से खरीदा गया था, सुपर पावरफुल है, ठीक। और इसकी बात करें तो ये कौन सा है, इल्यूशन 78 सेकंड, इल्यूशन सेकंड 78। आपके सामने 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, बिल्कुल सत्य वचन है। क्या बनता है, सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, बिल्कुल होता है। और सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोजाइक अम्ल होता है, बिल्कुल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल होता है। तो अब बताओ कौन सा होता है। हाँ सभी के आंसर डी, क्या बात है, मतलब ABCD वो भी नहीं है तुम्हारे लिए, तो ऑप्शन भी नहीं है, अलग से बनवा देंगे आपके 5वें में। तो इसका क्या है, बिल्कुल बहुतों के अच्छे सही जवाब आ रहे हैं। इसका है कि गन्ने के रस से किण्वित करने पर सिरका बनता है, ये सत्य वचन है। सिरके पर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही, ये भी सही। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोजाइक अम्ल होता है, बिल्कुल होता है। और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये गलत है। तो यानी ABC 3। चलिए 9D की तरफ। नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी 1 से 4 की तरफ हम दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एयरोसॉल, 3D नेटवर्किंग, आणविक विनिर्माण और लक्षित दबाव। बताइए तो सबसे पहले कौन सा होता है, लक्षित दवाएं। कौन सी होती हैं, लक्षित दवाएं। फिर क्या होती है, एरोसॉल। फिर क्या होती है, 3D नेटवर्किंग। और फिर होती है आणविक विनिर्माण, यानी क्या आएगा 4। तो सबसे पहले देखिए डी किसमें है, डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डी इसमें, इसमें। आगे चलिए सेकंड पर देखिए एरोसॉल, यानी ए किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे देखिए तीसरा बी किसमें है, बी इसमें है और सी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91 क्या कह रहा है, 91 निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल कार्बन 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। बताइए कौन सा है, मूंगफली, मोठ, अलसी, जई। कौन सा है, तो दिख रहा है सही। तो क्या मूंग है, अलसी है, मोट है या जई है। तो बताओ कौन सा वाला है, बिल्कुल कौन सा है, अलसी, बिल्कुल कौन सा है, अलसी। आगे 92 नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए एवं कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, बिल्कुल सेवर टमाटर था। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जाते हैं। अच्छा, आगे फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधे पर पके फल जैसे पूर्ण सूर्यचक सारणी का अभाव होता है। तो बिल्कुल तीनों के तीनों मिलते हैं। चलिए आगे हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है ऑक्सिन, मिथाइलिन, एसिटिलीन और फ्लोरिजन। क्या करता है, बताओ फटाफट, क्या करता है। तो ये एसिटिलीन। 2 93 का 1 94 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रेट ऑक्साइड N2O, कार्बन क्लोरोफ्लोरो CFCS और मीथेन CH4
गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है सर्वाधिक, तो हमको पता है कौन सी करती है, CO2, CO2 सभी में। इसके बाद में मिथेन, मिथेन भी 2 में। इसके बाद में N2O नाइट्राइड ऑक्साइड और CFCS, CFC के गैस के उत्सर्जन पर रोक लगाने की प्रक्रिया चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आप याद रखना, ये किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ग्लोबल वार्मिंग मैंने समझा दी थी पिछली अगली बारी में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सूर्य की किरणें आती हैं, वापस नहीं लौट पाती, इनकी गैसों की वजह से इसी में रुक जाती हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। चलिए आगे। एक वयस्क दैहिक कोशिका क्लोन से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी और फेफड़े की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था। देखिए, जो डॉली की बात करते हैं हम, तो इनके जन्म को लेकर के बात की जाती है, तो ये 1996 और जुलाई में हुआ था। कब हुआ था, 1996 जुलाई के अंदर। और मृत्यु की बात करते हैं 2003 में कहाँ पर होती है, तो इनकी मृत्यु 2003 में स्कॉटलैंड में, तो सॉरी पैदा होती हैं और 2003 में इनकी मृत्यु होती है। और बीमारी की क्या थी, इनके फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली की क्या हो गई, मृत्यु। यानी कि डॉली का जन्म 1996 में हुआ था, ना कि 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बताइए। तो भारत का पहला कौन सा है, कान्हा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कांचीरंगा, जिम कॉर्बेट और गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो क्या था, राष्ट्रीय बाघ परियोजना थी पहली। ठीक। तो ये कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। पशुओं विशिष्ट दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, बताइए कौन सा है। एजोटोबैक्टर, राइजोबेजियम, अजोस्पाइरिलियम और अजोला, बताओ कौन सा है। बिल्कुल कौन सा है, तो वो अजोला। आगे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, हॉर्टिकल्चर सेंटर। तो हॉर्टिकल्चर सेंटर का नाम आते ही कहाँ चलना है, बीकानेर में। लेकिन याद रखना, जो काजरी है, काजरी और एक आफरी, ये दोनों की दोनों कहाँ पर हैं, दोनों की दोनों जोधपुर में। 1969 और 1987 यहाँ पर कंट्रोवर्सी रहती है, 1987 और 1985 को लेकर के, ठीक है ना। 1985 और 87 को लेकर के। काजरी की स्थापना कहाँ की गई है, जोधपुर में, और आपरी की जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों के दोनों जोधपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। देखिए यहाँ पर बोनस दिया गया था। ये बीमारियाँ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सही स्थानों को पहचानें जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। बताइए कहाँ कहाँ है, पता है। एक तो नवलगढ़ में है, नवलगढ़ कहाँ है, झुंझुनू में, ठीक। एक झालरापाटन में है, बिल्कुल। एक नवलगढ़ में, एक जयपुर में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तुम्हें क्या लगा चौथा सही है, ना ना ऐसा थोड़ी लगता है। चलिए 101। इस प्रश्न में एक कथन के साथ 2 परिकल्पनाएं दी गई हैं, ठीक है ना। अच्छा ये मैथ्स वाले आ गए, चलिए छोड़ दीजिए तो फिर 1 मिनट। हाँ मैथ्स वाले डिस्कस नहीं कर रहे, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे ना।
चलो ऐसे ही निकाल देते हैं। ये मैथ से चल रहे हैं, ये भी मैथ से है, यहाँ तक भी मैथ से ही है। बिल्कुल, आ जाइए, हमारे काम की चीज़ें आ गई। हाँ, मैथ्स की और उनके बाद में डिस्कस करवाए जाएंगे। सभी के ऐसे बोल रहे थे कि ना एक साथ में बढ़िया तरीके के साथ विश्लेषण करवाया जाए। बताइए फरवरी, अच्छा एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? छोड़ो, आगे। यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बोरिस जॉनसन ने, मार्क कार्नी ने, जॉर्ज ऑसबॉर्न ने और जया कलांदे जूनकर ने। किसने किया था यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए? तो ये किसने किया था? इसने बोरिस जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, वर्ष 2015-16 में रणजी ट्रॉफी के लिए मुंबई की तरफ से उस समय कप्तान थे आपके आदित्य तारे, ठीक है ना। उसके बाद में कौन बने? सूर्य कुमार यादव। भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? अभी तो पढ़ के आ रहा है केरल, और केरल में कौन सा था वो जिला जिसको पहली बार ब्रॉडबैंड से जुड़ने पर इनाम मतलब सम्मानित किया गया था? बिल्कुल। आगे है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? बताइए। तो हम पढ़ते आते हैं राजस्थान में कितना है? 10.41%। ठीक है कहीं? ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर बोनस मिला था, पर अगर हम अप्रोक्सीमेट जाते धर्मस्थल का विस्तार को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं राजस्थान में 61.11% पर देखने को मिलता है। पर यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई थी और आपत्तियों के बाद में बोनस दिया गया था। किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुतुल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया था? तो ये अफगानिस्तान ने किया था, पर आप काम के नहीं है। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल, अब काम की चीजें आएंगी हमारे। उस नाम का नाम बताइए जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया था, और इसी अन्नपूर्णा भंडार का नाम आजकल इंदिरा रसोई कर दिया है। इंदिरा रसोई की बात करें 20 अगस्त 2020 से इनको चलाया जाता है, और 358 रसोइयों के साथ में इसकी शुरुआत की जाती है। वर्तमान में फिर 1000 बढ़ा दी जाती हैं, और अब वर्तमान में कितनी कर दी गई हैं? 2000। अब क्या कहा है कि नगरीय निकाय के साथ साथ ग्रामीणों में भी क्या खोली जाएंगी? रसोइयाँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो उस समय जो उन्होंने अन्नपूर्णा की शुरुआत की थी, कहाँ से की थी? भांबोरी जयपुर से। बिल्कुल, कहाँ से? भांबोरी जयपुर से। और अभी बात करें इंदिरा रसोई के तो 20 अगस्त 2020। नारा क्या है? कोई भी भूखा ना सोए। अभी कंट्रोवर्सी हो रही है इस क्वेश्चन पर, कोई भी भूखा ना सोए। क्या हो रहा है अभी भी कि उन्होंने पूछा था कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। और ये जो टैगलाइन है ये किसके लिए है? इंदिरा फूड पैकेट के लिए, फूड पैकेट के लिए। तो इतना बारीकी के साथ देख लो आरपीएससी कैसे कैसे खेल खेल रही है आजकल, ठीक है ना। तो याद रखना, कोई भी भूखा ना सोए। इसके साथ में 358 रसोइयों के साथ शुरुआत, फिर 1000, फिर अब 22-23 के बजट में कितनी कर दी गई हैं? ये कर दी गई हैं 2000। क्या कहा गया है कि नगरीय निकायों के साथ साथ कहाँ पर? ग्रामों के अंदर भी खोली जाएंगी। चलिए, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? बताइए। लोक प्रमाण में पारदर्शिता अधिनियम, लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, सुशासन अधिनियम, सुनवाई का अधिकार अधिनियम। किसमें है? तो लोक प्रमाण में पारदर्शिता अधिनियम में। नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक निम्न की उपलब्धता के लिए स्थापित किया गया है। बताइए। शिशुओं की माता के दूध के लिए जीवन धारा का पता है ना नाम? तो ये चलाई किसके लिए गया था कि जो शिशुओं के लिए दूध उपलब्ध करवाया जाए? तो किसके लिए स्थापित किया गया? शिशुओं के लिए माँ के दूध हेतु।
नॉर्वे सरकार ने चलाया था, याद रखना है ना। रियो ओलंपिक 2016 का एकाधिकार मोटो क्या था? आओ खेलो। छोड़ो, नेक्स्ट चले आप। राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है, देखिए उसी टाइम दिखा था कि जाने क्या दिख जाए, ठीक है ना, लेकिन अब क्या हो गया है हमारा? पधारो मारे देश, पधारो मारे, क्योंकि उस टाइम लोगो चेंज हुआ, और लोगो जैसे ही चेंज हुआ कुछ आरपीएससी को दिखा कि कुछ चेंज कर रहे हो तुम, चलो छापो, ठीक है ना। तो भयंकर क्वेश्चन पूछ रही है ना। अब याद रखना है, क्या याद रखना है? पधारो मारे देश, पर्यटन की टैगलाइन। 2016 में रियो ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों पर स्वर्ण पदक जीते थे? क्या ही मतलब अब हमारे इनसे। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। मैं बात करूं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, ठीक है ना। और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई थी। कहां से की गई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से, ठीक। और ये क्या था? योजना में निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल, बिलो टू पावर लाइन के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल। इस योजना के अंदर 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। बिल्कुल। सरकार के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को 2800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा। बताइए कौन सा सही है? तो इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि 2800 की सब्सिडी, उसमें पूरा ही छूट दी गई थी। तो ए बी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले तो दिया किसको जाता है? तो यह दिया जाता है जो आपके खिलाड़ी हैं उनके कोच को, ठीक है ना। किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों के कोच को। और यह पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? बताओ फटाफट। करण सिंह को, गोपाल सैनी को, या रिपुदमन सिंह को, या परमजीत सिंह को? और मैं इतना बता देता हूं, इनका संबंध दौड़ से था और दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। छापो, चलो छोड़ देता हूं इसके लिए, तुम्हें बताना 135 का। आगे, हाँ देखूं तो सही कितना बताते हो। चलिए, प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियन एशियंस कप 2015 का आयोजन किया गया था सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में। कोई मतलब नहीं है इनका। तो राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं, चलिए ये भी छोड़ो, उस समय धनराज चौधरी थे। रियो ओलंपिक 2016 में कितनी स्पर्धाएं हुई थी? छोड़ो। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चलित वायुयान का नाम क्या था? सोलर इनपेंसल 1, सोलर इनपेंसल 3, सोलर इनपेंसल 2 और सोलर इनपेंसल 4। तो ऐसे काम तो दो ही वाले कर सकते हैं। ये भी कोई मतलब नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अब आएंगे, देखो अब आएगा मजा, ठीक, क्योंकि वो पुराने करंट से रिलेटेड थे जो हमारे काम तो आने थे नहीं, कुछ आते तो उनके बारे में हमने देख लिया। बताइए, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए में से सही उत्तर का कोड चयन कीजिए। अर्थशास्त्री बात करें, किसकी थी? चाणक्य की, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन रिक्की किस पे गई थी? राजनीति पर, ठीक है। अंगुत्तर निकाय जैन धर्म के, दीर्घ निकाय और भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर, दोनों के अंदर क्या मिलता है हमें? 16 महाजनपदों का उल्लेख, 1 और 4। है ही नहीं किसमें 1 और 4, सॉरी 2 और 4, माफ करना, 2 और 4। चलिए आगे। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। बताइए किसमें? मैं जब तक आपको बात कर लूं, मुंडकपनिषद, मुंडक को उपनिषद। मुंडकपनिषद से क्या लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम है, सदगम है, ठीक।
तो ये किससे लिया गया था? जवाल उपनिषद से, कंटोन उपनिषद से, प्रश्नोपनिषद से, या छंदोग उपनिषद से। तो किससे लिया गया था? छंदोग उपनिषद से। नेक्स्ट चलते हैं हम। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत में से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए में से चयन करना है। बताइए किसके में से लिया है? नेस दिए चरित्र, कीर्तार्जुनियम, और ये तो शिशुपाल माघ की है, शिशुपाल वध कभी माघ की। ये 10 चरित्र, इसमें 10 पुत्रों की कहानी का वर्णन मिलता है। कीर्तार्जुनियम में भगवान शिव और अर्जुन का संवाद मिलता है। ठीक है, तो इनमें से बताओ कौन कौन सी हैं जिनमें क्या मिल रहा है? महाभारत से कथा से अपना कथा सूत्र लिया गया है। तो कीर्तार्जुनियम में लिया गया है, 10 चरित्र में लिया गया है, बिल्कुल। तो ए 2 और 4, तो 2 3, और फिर शिशुपाल माघ में 2 3 4। ठीक, आगे है 144। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? कोणार्क की बात करते हैं तो कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहां? पुरी में। कहां? पुरी में। ठीक है, मारतंडे कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में, यानी श्रीनगर में। ठीक है, और दक्षिणार्क और मडेरा। अब 2 बचे हैं, बताओ कौन सा है? 2 मडेरा। मडेरा कहाँ पर है? तो ये हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। एक और बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, रजिया में वे सभी गुण थे जो कि एक शासक बनने के लिए आवश्यक हैं, पर फर्क इतना था कि वो एक क्या थी? महिला थी। ये कथन किसने कहा था रजिया सुल्तान के बारे में बताना। रजिया सुल्तान की बात करूं, मध्य भारत की एकमात्र शासिका, हमारे किस पे? तो ये दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो बिल्कुल रजिया सुल्तान सुमे लेते हैं। रजिया सुल्तान की बात करें तो जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश की बेटी थी। चलो मैं थोड़ी सी कहानी, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? चलिए सुनिए। तो रजिया सुल्तान की कहानी में 2 मिनट में बयां करूंगा। इल्तुतमिश से जब अपने अंतिम दिनों में थे, इल्तुतमिश अपने जो बेटा था रुकनुद्दीन, उसकी जगह पर किसको बनाना चाहते थे? वो रजिया सुल्तान को अपने शासिका बनाना चाहते थे। उसको पता था कि जो चालीसा दल है वो इसको शासक नहीं बनने देगा, इसलिए वो पहले ही कह के जाता है कि शुक्रवार के दिन जब नमाज हो तो तू लाल कपड़े पहन के इस मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाना, इससे क्या है? आपको न्याय मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो वो उसके पक्ष में तो पहले से नहीं थे कि रजिया को शासिका बनाया जाए। तो रजिया भी ज्ञान लगाती है और फिर वो जाती है और मस्जिद के बाहर लाल कपड़े पहन के खड़े हो जाती है। लोगों से उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या है तुम्हें, क्योंकि न्याय मांगने के लिए लाल कपड़े पहने जाते थे। तो फिर वो कहती है कि मुझे शासिका बनाने के लिए मेरे पिताजी वादा करके गए थे, और फिर पब्लिक के समर्थन से, जनता के समर्थन से वो शासक बन जाती है। एक व्यक्ति था मलिक याकूत, मलिक याकूत, और मलिक याकूत को इसने अश्वशाला का प्रधान बना दिया। क्या बना दिया? अश्वशाला का प्रधान। लोगों में अब्बा हो गई कि इन दोनों के बीच में क्या है? रजिया के और इसके बीच में, रजिया के और इसके बीच में क्या हो गया है? धूम तनना मोहब्बत हो गई है। क्या हो गई है? मोहब्बत हो गई है। तो ठीक है, अब इधर कौन था? चालीसा दल। कौन सा दल? चालीसा दल। चालीसा दल तो इसके पहले से ही फिराक में था। ठीक है ना। फिर इसकी लड़ाई होती है, यानी कि एक एकता की जमीन को लेकर के। एकता जो पहले अपने कार्य होता था, एकता जमीन को बोलते थे, और वेतन के बदले जमीन दी जाती थी। ठीक है ना। तो फिर इसके विवाद हो जाता है अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से। अल्तुनिया को से किसके लिए विवाद होता है इसका? एकता की जमीन को लेकर के। किसके लिए? देखिए, रजिया, रजिया के पापा जी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये न्याय मांगती है, न्याय के बाद में क्या बन जाती है? शासिका बन जाती है। और ये कपड़े और टोपी लगाती थी जिन्हें कुलय और कुबा कहा जाता था। शासिका बनने के बाद में इसके मलिक याकूत के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं, और मलिक याकूत से जैसे ही संबंध अच्छे हुए, चालीसा दल था वो भड़क गया। वो तो पहले से ही भड़का हुआ था। फिर क्या होता है? अल्तुनिया से विवाद हो जाता है, और अल्तुनिया से विवाद के समय क्या हुआ था कि
रजिया शुरुआती दौर में तो उस पर हावी हो रही थी, यानी शुरुआती दौर में उसकी सेना अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन एक दो दिन के बाद जैसे ही खत्म हुए अल्तुनिया की सेना भारी पड़ने पड़ी। इधर रजिया को पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अगर ये जीत गया और मैं हार गई तो फिर अपनी तो क्या इज्जत रह जानी है। इसने फ़ोन मिलाया कि हेलो मैं रजिया बोल रही हूँ, रात का टाइम था कि मैं रजिया बोल रही हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो इधर से अल्तुनिया सोचे कि चलो ठीक है, दिल्ली की शासिका है, कोई ना सही, ये शासन पर गद्दी पर बैठे रहेगी तो पर काम तो अपने भी हो जाएंगे। तो इधर से अल्तुनिया भी हाँ कर देता है। सुबह उन दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध तो नहीं होता और बारातें बन जाती हैं, खूब डीजे डांस से शादी हो जाती है। ये बात जब पता चलती है किसको, चालीसा दल को, तो चालीसा दल क्या करता है, चालीसा दल जो वहाँ पर डाकू थे, डाकुओं को उस दिन आना था, इस रजिया को इस रास्ते से आना था और इसी रास्ते पर ये खबर फैला देते हैं कि इससे भारी मात्रा में सोना आने वाला है। और इधर से अल्तुनिया और ये दोनों आ रहे थे गाने गाते हुए, पहले प्यार का पहला गम, पहली बरसात, ऐसा कुछ। जैसे ही वो आते हैं यहाँ पर डाकुओं को खबर दे दी जाती है कि भारी सोना आने वाला है। उन्हें पता नहीं है कि उनके मरवाने का चालीसा दल की साजिश है, कि ये अल्तुनिया और किसको, रजिया सुल्तान को मरवाना चाहते हैं। और ये जब डाकू इन पर अटैक करते हैं तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को क्या कर देते हैं, पहले दिन का पहला ही प्यार पहली ही बार में खत्म। ठीक, आगे जब ये इनको मार देते हैं तो इनके पास जो कुछ भी धन वन होता है ये लूट ले जाते हैं। इधर चालीसा दल क्या करता है, चालीसा दल जो मलिक याकूत था, क्योंकि अब आशिक बचा, मलिक याकूत को बड़ा दुख हुआ था उस टाइम कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश करने के बाद मैं इनके पास गया और ये अल्तुनिया चला एक दिन में ले गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये मलिक याकूत को कौन खत्म कर देगा, चालीसा दल। तो ये थी कुछ रजिया सुल्तान की कहानियां। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं। बहादुर शाह कहाँ के थे, गुजरात के। और बाज बहादुर की बात करें तो ये मालवा के थे, कहाँ के थे, मालवा के। और चांद बीबी की बात करें, चांद बीबी अवध की नहीं थी, कहाँ की थी, अहमदनगर की। कहाँ की थी, अहमदनगर की। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चांद बीबी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 146वां। 146वां क्या कह रहा है, हाँ रजिया सुल्तान पहली शासिका जिसने प्यार मोहब्बत चलाया था, है ना। और यहीं से जो एक शुरुआत होती है धोखे की, वो कहां से शुरू होती है, रजिया सुल्तान के समय से। ध्यान रखना आप कि वो चांद चांद कहकर तुम्हें बुलाएंगे जरूर, पर तुम अड़े रहना, जाना ही नहीं। आगे 146 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, कृष्ण फर्स्ट, राजराज चोल, विजयपाल या परांतक। बताइए चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई, तो ये परांतक के द्वारा डाली गई थी। हाँ थोड़ा सा, बस 3 क्वेश्चन ही तो है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, जो करवाया था फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, रज्मनामा। किसने, अकबर के द्वारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे 148 निम्न में से कौन सा चिश्ती सिले से संबंध नहीं है, शेख मुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और शेख निजामुद्दीन औलिया, और शेख अब्दुल जिल्लानी। शेख मुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती थे, है ना। बख्तियार काकी की ये पता होगा तुमको, किसका सेनापति था, एक तो एक बख्तियार काकी नाम का सेनापति था, और एक बख्तियार काकी उनके गुरु थे। किसके थे, मोहम्मद गौरी के। किसके, मोहम्मद गौरी के। और गौरी ने जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी समाधि दिल्ली के अंदर बनवा दी थी, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर बनवा दी जाती है। एक बख्तियार खिलजी था, सॉरी बख्तियार काकी नहीं था, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को जला दिया। 6 महीने तक किताबें धूं करके जलती रही। कितना उसके अंदर गुण या कितनी हमारी किताबें रही होंगी, कितने उसके अंदर रहस्य रहे होंगे जो 6 महीने तक जलते रहे थे। और आज वेस्टर्न कंट्री कहते हैं कि हम भारत से आगे हैं। ठीक है, छोड़ो। शेख निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये अजमेर में, और शेख निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली। लेकिन चिश्ती सिलसिले से कौन नहीं थे, शेख अब्दुल जिल्लानी संबंधित नहीं थे।
चलिए नेक्स्ट 149, निम्न में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? बताइए। रिंग फेस की नीति थी, वारन हेस्टिंग ने की, बिल्कुल। ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और एल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया? रिफन के द्वारा। लेकिन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये लिटन का था। किसका था? लॉर्ड लिटन का। नेक्स्ट चलिए, और लास्ट का और आज हमारा अंतिम क्वेश्चन, और इसी के साथ में हम क्लास को देंगे विराम। और आप सभी भी निरंतर स्वाध्याय करते रहें, और वही हमारा एक ही कथन है, घूम फिर के उसे ही बोलते हैं कि मंजिल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, आखिर हमसे कहाँ तक भाग पाएगी। ठीक है, बढ़िया। और कहा जाता है, बड़े बूढ़े सियाने कह गए कि अंत भला तो सब भला, और ये सही तो सब सही। आगे 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में मूल बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बताइए कौन सा सही है? देखिए, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण था, बिल्कुल था। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, और व्याख्या भी सही है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन था। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, रब कार्य है, वो एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, वो रब कार्य में है। ठीक है, और आप उसका क्या लिखे, आंसर बताओगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और जो आपके साथी हैं उन तक इसको भेजें, जिससे क्या हो सके वो भी इसका आनंद ले सकें। और आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने पहले ही महिमा बता दी कि आरपीएससी हमेशा क्या करता आ रहा है, रिपीटेड करता आ रहा है। और हम लास्ट में जब भी चर्चा करेंगे तब देखेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक थे जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई कक्षा के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।